आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है मिक्स रूट्स। मिक्स रूट्स के अंदर हम क्या करते हैं, हमने मिक्स रूट्स के अंदर पहले जो हमने डिस्कस किए, एक लेक्चर नंबर 1 में डिफरेंट रूट्स डिस्कस किया। उसके बाद लेक्चर नंबर जो है 2 में हमने कॉम्प्लेक्स रूट डिस्कस किया, और थर्ड में हमने इक्वल रूट्स या रिपीटेड रूट्स डिस्कस किए। इन तीनों को जो है, जब ये तीनों किसी के अंदर आ जाएं, उसको हम मिक्स रूट्स कहेंगे। तीनों में से कोई से दो आ जाएं, उसका नाम मिक्स रूट्स है। मतलब डिफरेंट आ जाएं और इक्वल आ जाएं, ये मिक्स रूट्स होगा। डिफरेंट आ जाए, कॉम्प्लेक्स रूट्स आ जाएं, ये मिक्स का कम्बिनेशन होगा। या इक्वल आ जाए और कॉम्प्लेक्स आ जाए, ये तीनों आ जाएं, दो दो करके आ जाएं, ये तीनों हमारे पास, इसका नाम हम जो है वो मिक्स रूट्स रखते हैं। तो लिहाजा इसको आज हमारा टॉपिक जो है वो है मिक्स रूट्स का। तो मिक्स रूट्स के अंदर क्या इस तरीके से हम काम करेंगे, वो आपके सामने अभी हम करते हैं जी। ये देखें जी, हमारे पास केस इसका नंबर 4 कह लें, 3 कह लें, 2 कह लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असल चीज़ तो नाम है कि आप याद रखें कि जी ये टॉपिक जो है वो हमारे पास मिक्स रूट्स का है। जिस तरह कि मैंने सिर्फ और सिर्फ ये याद रखा हुआ है कि मिक्स रूट्स के टॉपिक को करना कैसे है। करने का तरीक़ेकार कोई अलहदा नहीं है। अगर हमने पहले लेक्चर में जिस तरह डिफरेंट रूट्स को करने का तरीक़ेकार सीखा था, वही अब करेंगे। जिस तरह हमने एक कॉम्प्लेक्स रूट्स का तरीक़ेकार इससे पहले सीखा था, वही अब करेंगे। सारे मेथड वही हैं, यानी तीन जो पहले 3 लेक्चर हैं वो बेसिक यूनिट हैं हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस के। उसके बाद फिर ये इक्वल रूट्स का सीखा। सब में जो मेथड हमने पढ़े थे वो दोबारा जन से है, एक किस्म की रिवीजन होती है। तो लिहाजा हम यहाँ पर इसको शुरू करते हैं। मिसाल के तौर पर हमने ये कहा कि जी आपने एक सवाल हल किया, और कोई एक सवाल, एक क्वेश्चन हल किया, और उसके अंदर ये रूट्स आ गए हमारे पास, ये रूट्स आ गए इस तरह करके। अब ये देखें, इसके अंदर हमारे पास जब ये रूट्स आए हैं तो हम किस तरीके से कर सकते हैं जी। हम इसके अंदर इस तरह कर सकते हैं कि ये देखेंगे -3/2, ये -3/2, -3/2, ये इक्वल रूट्स की कैटेगरी है, क्योंकि -3/2 जो से है वो इक्वल रूट्स के अंदर कंसीडर किया जाएगा। यानी हमने इक्वल को सॉर्टिंग करनी है, और हमारे पास यानी सब इक्वल अलहदा कर देने हैं सॉर्ट करके, कॉम्प्लेक्स जो से वो अलहदा कर देने हैं, और हमने डिफरेंट रूट्स अलहदा कर देने। अब देखें, ये जो कैटेगरी है आपके पास, ये कॉम्प्लेक्स की है। तीनों आ गए बाई चांस कि ये एग्जांपल मैंने तीनों की दी, और इसको लिखने का तरीक़ेकार को हम डिस्कस करेंगे। असल चीज़ जनरलाइजेशन है। कोई भी सवाल हमारे पास आए, उसको हम करना कैसे है, ये चीज़ सबसे बड़ी अहमियत के हामिल है। और ये जो दो रूट्स हैं, इसको हम डिफरेंट रूट्स कहेंगे। ये देखना ना, 8 जो है वो 0.23 से नहीं मिलता। 8 एक से ज़्यादा मरतबा भी अकर नहीं हुआ, लिहाजा इक्वल रूट्स नहीं है। और दूसरा, ये कॉम्प्लेक्स भी नहीं है 8, क्योंकि 8 के साथ आयोटा नहीं है, लिहाजा इसको हम डिफरेंट कहेंगे। ना 8 मोर देन 1 टाइम अकर हुआ, ना ही 8 के साथ हमारे पास क्या कहते हैं, ये हुआ है कि 8 के साथ आयोटा भी नहीं है, और मोर देन 1 टाइम अकर भी नहीं हुआ। यानी 8 2 दफ़ा नहीं लिखा, 10 दफ़ा नहीं लिखा गया, 100 दफ़ा नहीं लिखा गया, लिहाजा इक्वल रूट्स भी नहीं, कॉम्प्लेक्स रूट्स भी नहीं। लिहाजा 8 जो है वो आपके पास डिफरेंट रूट्स के अंदर कंसीडर किया जाएगा। अब हम आते हैं कि ये हमारे पास क्या कहते हैं, 0 पॉइंट हमारे पास 23, इसको देखना है। तो इसको देखने के लिए आप देखेंगे 0.23 क्या मोर देन 1 टाइम अकर हुआ, यानी 0.23 एक से ज़्यादा मरतबा नज़र आ रहा है मेरे पास, तो आंसर नो है। लिहाजा ये जो है इक्वल या रिपीटेड रूट्स भी नहीं है। अब हम आते हैं कि क्या 0.23 जो है वो आपके पास इसके साथ आयोटा है, तो इसका आंसर भी नो है, लिहाजा ये कॉम्प्लेक्स भी नहीं। तो लिहाजा इसको हम डिफरेंट की कैटेगरी में लाई करेंगे, क्योंकि तीन तीन ही कैटेगरी हमने पढ़ी है, डिफरेंट, इक्वल और कॉम्प्लेक्स। उसके बाद फिर हम इधर आते हैं 7 अंडर रूट पर। ये 7 अंडर रूट, अब इस सवाल को देखते हैं कि 7 अंडर रूट क्या मोर देन 1 टाइम अकर कर रहा है, तो आंसर नो है। हमारे पास मोर देन 1 टाइम अकर नहीं कर रहा। 7 अंडर, एक से ज़्यादा मरतबा लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा। क्या 7 अंडर रूट के साथ आयोटा मौजूद है, आंसर नो है, फिर लिहाजा ये कॉम्प्लेक्स भी नहीं है।
अब दूसरी चीज तो तीसरी चीज रहेगी, क्योंकि तीन ही चीजें हमने पढ़नी है पूरी हायर ऑर्डर में, कि वो ये डिफरेंट होगा, तो लिहाजा हम इसको डिफरेंट की कैटेगरी में लाई करेंगे। लिहाजा ये 3, 8, 0.23 और 7 अंडर रूट जो है वो हमारे पास डिफरेंट की कैटेगरी में लाई करेंगे। अब हमने देखना है कि हमारे पास इसमें अ, कौन सा किसको किस तरह करना है। तो सवाल का जवाब ये है कि इसको करने के लिए वही तरीक़ेकार होगा जो हम पहले, मिसाल के तौर पर हम करना चाहते हैं इसको -3/2, -3/2, -3/2, ये 3 टाइम्स अगर कर रहा है 1, 2 और 3, तो अब इसका मतलब है कि इक्वल रूट्स में हमने पढ़ा था लेक्चर नंबर 3 में कि अगर ये 3 टाइम्स है तो सेकंड डिग्री की पॉलिनोमियल इसके साथ असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो ये हमारे पास a1 प्लस b1x प्लस c1x², ये देखें ये सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल लिखी गई इसके लिए, और जो रिपीट हुआ है उसको e⁻⁻³ यहाँ x लिखना है। यानी यहाँ पर आपके पास क्या कहते हैं, ये x जो है वो हमारे पास लिखा गया, यहाँ लिखा नहीं था, चलिए मैं लिख देता हूँ, ये x यहाँ पे -3/2x। उसके बाद ये मुकम्मल हो गया। कौन सा मुकम्मल हुआ जी हमारे पास इसके अंदर, इसमें हमने इसको लिख लिया, किसको लिख लिया जी हमने, इसको जो है वो हमने यहाँ पर लिख लिया। अब हम आते हैं जो कि हमने उसका आंसर ये लिखा, ये इसका आंसर है, ये हमारे पास। अब हम आते हैं कॉम्प्लेक्स रूट्स पर। अब कॉम्प्लेक्स रूट्स के अंदर सबसे पहले दो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, यानी हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। एक है ये आपके पास 2 + -3 आटा, और दूसरा रूट है कॉम्प्लेक्स रूट जो कि डिफरेंट है, इक्वल नहीं है, 4/3 ± आयोटा, ये हमारे पास है। यानी कि 2+, तो इनको करने का तरीक़ेकार क्या होगा, सबसे पहले तो हम इसको पहले हल करेंगे। किसको हम पहले हल करेंगे जी, हम जो सबसे पहले हल करेंगे वो हमारे पास ये होगा, ये 2 + 3 आयोटा, इसको हम हल करेंगे, इसको सबसे पहले हल करेंगे। अब इसके अंदर देखना है 2 + 3 आयोटा में रियल नंबर, रियल पार्ट कौन सा है, तो रियल पार्ट इसमें साफ तौर पे नजर आ रहा है कि हमारे पास वो 2 है। 2 जो है वो हमारे पास रियल पार्ट है इसमें, लिहाजा इसको कॉम्प्लेक्स में ये 2 हमारे पास रियल पार्ट है। इसको हम e⁻²x सबसे पहले लिख देंगे, e⁻²x। और जो 3 है, यानी ये 3 आयोटा को छोड़ के 3, इस 3 के साथ जो है x लगाएंगे, तो और cos x और साथ जो है sin x लिख देंगे, यानी cos 3x, ये हमारे पास cos 3x, यानी इस x के साथ ये हमारे पास 3x लिखेंगे जो कि cos 3x, और इसके साथ जो यहाँ पर होगा आयोटा को छोड़कर और प्लस माइनस को छोड़कर, तो ये हमारे पास sin 3x लिखा जाएगा, और साथ कांस्टेंट लिखेंगे a2 b2, जिसका कि हमने कॉम्प्लेक्स रूट्स के अंदर लिखने का तरीक़ेकार डिस्कस किया था। लिहाजा ये हमारे पास क्या कहते हैं, इस रूट का जवाब किसका, ये वाला 2 ± 3 आयोटा का जवाब ये आ गया, e⁻²x इंटू a2 cos 3x प्लस b2 sin 3x हमारे पास आ गया। अब लिहाजा ये स्टेप खत्म हो गया। हमने तीनों लेक्चर को रिवाइज किया हुआ इधर, लिहाजा 3 लेक्चर्स के बगैर ये लेक्चर आपकी समझ में नहीं आएगा, उसे पढ़ना जरूरी है। अब हम आते हैं 4/3, इसको हम लिखेंगे प्लस माइनस आयोटा, कॉम्प्लेक्स है तो इसको हम, ये चाहे 100 आ जाए सबको इसी तरह लिखते रहेंगे डिफरेंट कॉम्प्लेक्स रूट्स को, e⁻⁴/3x इंटू a3 लिख दें या कोई भी कांस्टेंट लिख दें, यहाँ पे 1 है, आयोटा का कोफिशिएंट 1 है, तो a cos 1x प्लस b sin 1x लिखा जाएगा, जो कि मैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आपको शो करके दिखाता हूँ कि ये हमारे पास किस तरह लिखा जाएगा। ये देखें जी, अब हमारे पास इसमें इसका हमने लिखा, ये देखें ये हमारे पास 4/3 है, इसको हमने यहाँ पर इसके साथ x लिखा, और ये हमने यहाँ पर लिख दिया 4/3x, यहाँ पर 4/3 e⁻⁴/3x लिखना था, वो आप सही कर लेना यहाँ पर
इधर हमारे पास क्या कहते हैं, लिख लेते हैं a/4/3x, और उसके बाद फिर ये आर्टा, आर्टा के साथ कोफिशिएंट 1 है, ये 1 हम लिख रहे हैं। और इसके बाद चूंकि आर्टा का कोफिशिएंट के साथ हमने कॉज और साइन जो है वो लिखना है, तो ये देखें जी, हमने यहाँ पर इसके साथ a यानी cos 1x, ये 1 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, और साइन 1x, और साथ हमने ये कांस्टेंट लगा दिए a3 और उसके बाद b3। तो लिहाजा इसका जवाब यानी इस रूट का जवाब जो है वो हमारे पास ये है, ये हमारे पास है। यानी हमने उसी तरह करते रहना है जिसका पहले सीखा था लेक्चर नंबर 1 में कि डिफरेंट रूट्स कैसे लिखते हैं, लेक्चर नंबर 2 में कॉम्प्लेक्स रूट कैसे लिखते हैं, लेक्चर नंबर 3 में इक्वल रूट्स कैसे लिखते हैं, उसी तरह हम करते रहेंगे। उन्हीं की रिवीजन है अगर मिक्स रूट्स के अंदर। उसके बाद फिर हमने ये सारे हल हो गए, ये चाहे 100 होते कॉम्प्लेक्स रूट्स, मैं इसी तरह यहाँ पर पहले का जवाब हमारे पास ये आ गया, यानी इसका जवाब आपके पास 2+3 आर्टा का जवाब जो है वो आपके पास यहाँ पर इसका जवाब ये आ गया हमारे पास। लिहाजा ये सारा जवाब हमारे पास है। अब हम आते हैं जी ये दूसरी साइड पर, अगले की कैटेगरी के, इसको हमने कहाँ रखा हुआ है। ये हमारे पास क्या कहते हैं, इसके अंदर ये हमारे पास लाई कर रहा है जी कैटेगरी डिफरेंट रूट्स। डिफरेंट रूट्स, अब डिफरेंट रूट्स को हम कैसे लिखते हैं, पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सबसे पहले मिसाल के तौर पर अगर हमने 8 का लिखना है तो हम ऐसा करेंगे, इस सबके साथ x लगा देंगे, 8x 0.23x 7√x, उसके बाद e की पावर में लिख देंगे। अब 8 लिखना है तो देखें e⁻⁸ 8x और साथ एक कांस्टेंट, ये हमारे पास हो गया। अब हमने इसको लिखना है 0.23, अब 0.23 के साथ x लगाएं और इसको e की पावर में ले जाएं, ये देखें ये e की पावर में हम ले गए, और साथ एक कांस्टेंट अटैच कर दें a5 और दरमियान में प्लस डाल दें। अब 7 अंडर रूट लिखना है तो हमने 7 अंडर रूट के साथ x लिखेंगे, ये देखें, और इसको e की पावर में लिख देंगे और साथ एक कांस्टेंट लिख देंगे। तो लिहाजा ये हमारे पास क्या कहते हैं, इसका जवाब है, यानी ये सारे डिफरेंट रूट्स की हमारे पास आ गए। तो इसका जवाब हमारे पास है, इसके अंदर ये सारा मुकम्मल ये डिफरेंट रूट्स का जवाब है। एक चीज़, एक और बड़ी अहम बात कि ज़रूरी नहीं है कि आप ये यहाँ सबसे पहले तो ये समझ लें कि हमारा आंसर कंप्लीट हो गया इस सवाल के साथ कि ये डिफरेंट रूट्स को हमने ऐसे लिखा, कॉम्प्लेक्स रूट्स को, कॉम्प्लेक्स रूट्स के एक ऐसे हमने लिखा और दूसरा कॉम्प्लेक्स रूट्स को हमने ऐसे लिखा, और ये इक्वल रूट्स को -3/2 माइनस उसको हमने ऐसे लिखा। ये इसमें से ना कोई स्टूडेंट अगर ये ऐसा कर ले कि जी सबसे पहले वो हमारे पास डिफरेंट रूट्स लिख दें, यानी डिफरेंट रूट्स का जो है वो जवाब, ये वाला जवाब यहाँ से लेके यहाँ तक का जवाब, ये जवाब जो उनसे है ये पहले लिख दें, तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। यानी यहाँ पे मैंने इक्वल रूट्स को पहले लिखा, ये देखना ना, ये इक्वल रूट्स का जवाब जो उनसे है वो पहले लिखा, -3/2 -3/2 -3/2, इक्वल रूट्स का जवाब जो उनसे है वो हमने पहले लिखा। तो आप इसको पहले लिख दें, सबसे पहले सॉर्टिंग कर दें, कॉम्प्लेक्स किधर हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स कहाँ पर हैं, इसके अंदर जिसमें डी का जवाब आए इसमें सॉर्टिंग कर लें, और इसमें सबके जवाब जो से हैं वो एक जैसे होंगे कि अगर कोई यहाँ पर हिस्सा कर ले 2 + -3 आर्टा पहले लिख दें, इसकी जगह -3/2 की जगह 4/3 ± आर्टा बाद में लिख दे, लेकिन आप हिस्सा करेंगे जो भी करें, आपने क्या कहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ये जवाबात आगे पीछे हो जाएं, यानी मैं बता रहा हूँ, और कांस्टेंट के नाम जो से हैं वो चेंज हो जाए, यानी इक्वल रूट्स का जवाब आखिर में कोई लिख दे, कॉम्प्लेक्स रूट्स के जवाब जो से हैं वो भी सेंटर में लिख दे या आखिर में लिख दे या शुरू में लिख दे। इसी तरह डिफरेंट रूट्स के आंसर चाहे जिस तरह यहाँ पर मैंने आखिर में लिखे, ये डिफरेंट रूट्स के आंसर हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 8 0.23 7 अंडर रूट ये यहाँ पर, तो आप इसके अंदर जो है कहीं पर भी लिख सकते हैं। तो लिहाजा ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ऑर्डर कोई भी हमारे पास हो, लिहाजा ये हमारे पास जवाब दुरुस्त होगा सब स्टूडेंट्स का जो जिस मर्जी ऑर्डर के अंदर लिख दें। लेकिन जब वो इक्वल लिख रहा होगा तो वो इक्वल ही सारे लिखेगा, और जब वो कॉम्प्लेक्स लिख रहा होगा तो कॉम्प्लेक्स ही सारे लिखेगा।
यानी कॉम्प्लेक्स के आंसर सारे पे लिखेगा, और अगर डिफरेंट लिख रहा होगा तो सारे आंसर डिफरेंट के लिखेगा। ये नहीं होगा कि वो कुछ हिस्सा इधर का ले जाए कुछ उधर का ले जाए, ऐसे नहीं। क्या मतलब इसका मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि अगर आपने डिसाइड किया है कि इक्वल रूट्स पहले लिखने हैं तो पहले इक्वल रूट्स के जवाब लिखेंगे, फिर डिसाइड किया आपने कॉम्प्लेक्स के बाद लिखने हैं तो कॉम्प्लेक्स रूट्स का आंसर कॉम्प्लेक्स का लिखेंगे, फिर आपने डिफरेंट रूट्स का डिसाइड किया तो डिफरेंट रूट्स का लिखेंगे। जो आपने डिसाइड कर दिया वो काम पहले करेंगे। अच्छा जी, अब हम आते हैं जी इसके अंदर एक क्वेश्चंस जो है हम करेंगे मिक्स रूट्स में। बस याद रखना कि जो मर्जी कैटेगरी हो उसके अंदर आपने उसके मुताबिक पहले 3 लेक्चर में जो हमने पढ़ के आए उसके मुताबिक आपने काम कर देना है फर्स्ट 3 लेक्चर्स के मुताबिक। अब ये एक हमने सवाल लिखा, हमारे पास ये एक सवाल है। हमें नहीं पता होगा एग्जाम के अंदर कि हम डिफरेंट रूट्स का सवाल करने जा रहे हैं या इक्वल रूट्स का या हम कॉम्प्लेक्स का या हम मिक्स रूट्स का। ये सवाल का जवाब जो है ना वो सवाल हल होने के बाद ही पता लगता है। ये देखें जी, ये हमने सवाल लिखा जो कि 4 डिग्री हमारे पास है, यानी यहाँ पर आपके पास 4 डिग्री पॉलिनोमियल जो है वो मौजूद है इन डी में। ये देखें 4, यहाँ पे ये जरूरी नहीं 4 के बाद 3 आए, 3 के बाद 2 आए, 1 आए, बस 4 आ गया तो इसका मतलब 4 डिग्री पॉलिनोमियल है। अब उसके बाद हमने इस y को निगलेक्ट किया यहाँ पर, और ऑक्सिलरी इक्वेशन ये लिख दी हमने y को निगलेक्ट कर कर, यानी इस y को नहीं लिखना और बाकी सारा लिख दिया जो कि d4 प्लस 3t³ प्लस 3d² माइनस 3d माइनस 4, इसको हम ऑक्सिलरी इक्वेशंस का नाम देते हैं। उसके बाद जी हम इसके अंदर अब इस इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। कौन सी इक्वेशंस? ये वाली, और इसमें 4 जो से रूट्स ढूंढ के दिखाएंगे। ये लाजमी ढूंढेंगे, ये नहीं कह सकेंगे कि भाई ये हमें आता नहीं है। नहीं, ऐसे नहीं, आपको मेथड सीखना पड़ेगा अगर नहीं आता तो, या कोई और तरीक़ेकार मौजूद है। अच्छा जी, हम इधर आते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता हम सीख रहे हैं। हमने इसको यहाँ पे इसे हल किया। अब ये 4 डिग्री पॉलिनोमियल था तो इसको किसी भी मेथड से हम हल कर सकते थे। हम इसके अंदर जो है वो सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई कर सकते थे, हम इसमें कोई भी चीज़ अप्लाई कर दें, हमें कोई इतराज़ नहीं कि आप इस ऑक्सिलरी इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। d4 प्लस 3d³ प्लस 3d² माइनस 3d माइनस 4। सबसे पहले थी हम सिंथेटिक डिवीजन जो इंटर में पढ़ी थी उसी का सहारा लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 1 लिखा, d4 1 है इसका कोफिशिएंट, फिर प्लस 3d³ इसका प्लस 3 आ गया, फिर उसके बाद प्लस 3d² इसका प्लस 3 आ गया, इसका माइनस 3 आपके पास आ गया, कोफिशिएंट लिख रहे हैं हम, और माइनस 4। यानी कि ये हमारे पास क्या कहते हैं, इसको हमने जो है सबसे पहले इसके कोफिशिएंट लिखे, ये कोफिशिएंट इसके हमने इसके लिखे, और उसके बाद और वो कहाँ लिखे जी हमने, वो ये लिखे, ये 1 3 3 माइनस 3 माइनस 4। एक और बात रिवाइज में कर रहा हूँ सिंथेटिक डिवीजन सारी, ताकि आपको आसानी हो जाए, हालांकि ये आप इंटर में पढ़ के आए। अगर d4 के बाद यकदम 3d² आ जाए तो याद रहे कि इसकी यहाँ पे d³ नहीं हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे d³ नहीं होता, तो उस सूरत हाल के अंदर हम क्या करेंगे, यानी अगर ये d³ नहीं है हमारे पास सवाल के अंदर, d³ नहीं है तो इसकी जगह यहाँ पर 0 लिखेंगे, इधर 0 लिखेंगे, लिखेंगे ज़रूर, क्योंकि और अगर ये फॉर एग्जांपल ये भी नहीं है 3d², बल्कि ये पॉलिनोमियल है d4 माइनस 3d माइनस 4। अब इसमें अगर ये पॉलिनोमियल हो d4, यानी आपके पास d4 माइनस 3d माइनस 4, तो इसका मतलब है कि आपके पास d³ भी नहीं है फॉर एग्जांपल, और d² भी नहीं है। तो सिंथेटिक डिवीजन में कहती है पहले d4 का कोफिशिएंट 1 लिखा जाए, उसके बाद इस जगह 0 लिखा जाएगा, और इसकी जगह यहाँ पे भी 0 ही लिखा जाएगा, 0, क्योंकि d² है ही नहीं, लेकिन लिखना ज़रूर है कोई ना कोई कांस्टेंट। फिर उसके बाद माइनस 3 लिखा जाएगा और माइनस 4। हम बात को आगे बढ़ाते हैं, और क्या कहते हैं, ये तरीक़ेकार जहन में रहे और कि आपके पास किस तरीके से सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई की जाती है। और अगर फॉर एग्जांपल d4 ये d भी नहीं है, यानी ये तीनों ही नहीं है, ये तीनों ही नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा कि 1 लिखा जाएगा इधर, 1 फिर 0 फिर 0 फिर 0,
और फिर -4। अगर ये तीनों ना हो, यानी डी क्यूब भी ना हो, डी स्क्वायर भी ना हो, अगर कोई सवाल ऐसा हो जिसके अंदर ये है ही नहीं, तो फिर आपने इसको ऐसे लिखना है, यानी कि 1, यानी कि आपने यहाँ पर अगर ये आपके पास ना हो और सिंपल ये हो, यानी ये ना हो और D4 -4 हो और सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करने को कहा जाए, तो सबसे पहले आपने 1 लिखना है D4 का, उसके बाद यहाँ पर 0 लिखेंगे, इधर 0 लिखेंगे, इधर 0 लिखेंगे, और साथ ये -4 जो है वो यहाँ पर लिखा जाएगा और फिर आगे प्रोसीड किया जाएगा। ये सिंथेटिक डिवीजन को मैं रिवाइज कर रहा हूँ ताकि आपके जहन में बात आ जाए। फिलहाल हम ऐसी इस तमाम सपोजिशन को नज़रअंदाज करते हुए हम अपने असल सवाल की तरफ आते हैं कि हमारा असल सवाल क्या है। तो असल सवाल तो ये है जी हमारे पास, और इसके कोफिशिएंट हमने ये लिख दिए, इसमें सब डी क्यूब भी मौजूद है, डी स्क्वायर भी मौजूद है और डी भी मौजूद है। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे ये करना है कि इधर हमने कोई नंबर ऐसा लिखना है कि जब हम उसको सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करें, यानी यहाँ पे नंबर हमने ऐसा लिखना है, ये नंबर ऐसा लिखा जाएगा कि जब हम इसको अप्लाई करें तो हमारे पास क्या कहते हैं रिमाइंडर जो है वो 0 आए, यानी यहाँ पे नंबर आपकी मर्जी का होगा, चाहे 1 रख लें, चाहे 2 रख लें, चाहे 3 रख लें, और उसका जवाब जो है वो यहाँ पर ये 0 आना चाहिए, ये 0। अगर तो आपके पास ये ऐसा नंबर है कि जब हम इसको ऑपरेट करें तो हमारे पास जवाब जो है वो इस जगह पर 0 आ जाए नंबर रखने पर, तो हम उसे कहेंगे कि ये इसका रूट है, अदरवाइज नहीं कहेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे इस तरह कर रहे हैं कि इसका तरीक़ेकार हमारे पास डिफरेंट है। और अगर जिस तरह मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पे नंबर 1 सेलेक्ट किया, 1 नंबर जो है वो हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया, और ये 1 सेलेक्ट किया, और उसके बाद ये जो नंबर है 1, इस नंबर को हम एज इट लिख लेते हैं। जो भी यहाँ लिखा होता है इसको एज इट लिखा जाता है, पहला स्टेप तो ये है। फिर उसके बाद इसको, इस 1 को जो है वो हम मल्टीप्लाई करते हैं, किससे, यानी कि ये हमारे पास क्या कहते हैं यहाँ पर ये 1 हमारे पास ये वाला 1, ये वाला 1, इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी यहाँ नंबर हो। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 इज 1 मल्टीप्लाई 1, आंसर यहाँ लिखते हैं, ये आंसर लिख दिया। उसके बाद फिर हम यहाँ पे ये करते हैं सिंथेटिक डिवीजन के अंदर कि अगर यहाँ +1 आता तो +1 लिखते हैं, इसको हम हल करते हैं 3 1, और इसका आंसर जो है वो अगर माइनस या प्लस करके 4 आ गया, ये 4 हमारे पास आ गया, 4 हमारे पास आ गया। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि जो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ होता है, यानी कि हम इसके अंदर यहाँ पर अब देखें, अब 4 तक हम पहुँच गए। अब ये नंबर हमारे पास क्या कहते हैं, इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे जी, हम इसको दोबारा जो है ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से जो यहाँ लिखा होगा, अगर 2 लिखा है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसके बाद 4 मल्टीप्लाई 1, आंसर जो है वो हमारे पास यहाँ लिखा जाएगा, 4 1 जार 4, ये हमने लिख दिया। उसके बाद ये अगर माइनस का होगा तो माइनस लिख देंगे। ये सिंथेटिक डिवीजन को हम रिवाइज कर रहे हैं, जबकि ये तो ये थी कि ये आपके पास आता होगा 3 4। अब इनको ऐड करें तो आंसर जो है वो आपके पास 7 है। ये यहाँ पे इसका स्टेप जो है वो मुकम्मल हो गया, 7 हमारे पास आ गया। अगर -7 आएगा -7 लिखेंगे, हमें सिर्फ यहाँ तक पहुँचना है इसके साथ कि ये 0 हमारे पास आ जाए किसी तरह। अब ये प्रोसीजर ख़त्म हुआ, फिर दोबारा वही चीज़ दोबारा रिवाइज करेंगे। हम क्या रिवाइज करेंगे जी, हम इस 1 को, यानी ये 1 अब मल्टीप्लाई होगा इस 7 से, और इसका आंसर जो है वो 1 मल्टीप्लाई 7, 7 1 जार 7 यहाँ लिखा जाएगा, और फिर इन दोनों को हम ऐड करेंगे, 7 -3, आंसर जो है वो 4 आ गया। अब हमारे पास यहाँ तक हम पहुँच गए जी। उसके बाद फिर हम ये जो आंसर 4 आया, फिर दोबारा इसको इसी से, इस नंबर से, चाहे यहाँ 2 लिखा हो, -2 लिखा हो, -3 लिखा हो, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 1 4 जार
4 1s आर 4, फिर इसको यहाँ पे लिखा तो ये आपके पास 4 आ गया, और फिर उसके बाद ये हमारे पास इनको ऐड करेंगे, 0 आ गया। अगर 0 ना आता, यानी कि अगर आपके पास, याद रखना कि अगर 0 ना आता, यहाँ पर कोई और आ जाए, तो हमें जो चाहिए उसके मुताबिक रिमाइंडर 0 चाहिए, जिसे हम रिमाइंडर कहते हैं। तो एक्चुअल ये हमारे पास 0 आ गया, लेकिन अगर ना आता, 1 आ जाता यहाँ पर, या 2 आ जाता, या 3 आ जाता, तो हम यहाँ पे ये नंबर फिर चेंज करते हैं और कोई और नंबर जो है यहाँ पे लगाकर इसको हल करते दोबारा से इस सारे को। यानी ये जो प्रोसीजर हमने किया है, सारा प्रोसीजर जिसकी मदद से ये 0 हमारे पास हासिल हुआ है, इस प्रोसीजर को रिपीट करना पड़ता अगर हमारे पास, क्या कहते हैं, इसमें, यानी ये प्रोसीजर सारा रिपीट होना था अगर यहाँ पे ये 0 ना आता, 0 ना आता। तो ये हम रिपीट कर रहे थे, दोबारा करते। एक तरीकेकार ये है। दूसरा तरीकेकार आपके पास, लिहाजा ये हमारे पास आ गया जी इसके अंदर, और ये नंबर हम हमेशा सिलेक्ट करेंगे बाय हिट एंड ट्रायल रूल से। क्या मतलब कि यहाँ ना हम लिखेंगे पुट d इज इक्वल टू 1। देखें यहाँ पुट करते हैं d इज इक्वल टू 1। हम सबसे पहले यहाँ नंबर लिखने की बजाय, यानी कि ये है बाय हिट एंड ट्रायल, यहाँ नंबर लिखने की बजाय आप सीधा d की वैल्यू 1 पुट करें। तो 1 रेज टू पावर 4, 1 आ गया, प्लस 3 आ गया, 1, d की वैल्यू 1 पुट करनी है और इसे हल करना है। तो इसका जवाब जो है ना वो 0 आएगा, आप बेशक पुट करके देख लें। यानी कि आप इसके अंदर 1 बाई 1 करते हैं, d की वैल्यू आप इसके अंदर d इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे। किसमें? ये इसके अंदर जो हमारे पास, इसमें ये हमारे पास है, d की वैल्यू 1 पुट करेंगे इन सब में, और आपका जवाब जो है वो हमारे पास, यानी इस सब में, तो आपका जवाब जो है वो 0 आएगा। ये इसके इस नंबर को डिसाइड हो जाएगा। अगर d की वैल्यू 1 रखने पर जवाब आपके पास 0 ना आए, यानी ये वर्क अलहदा करेंगे, रफ वर्क में या नीट वर्क कर लें, नीट ही कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि नीट कर लें या रफ वर्क कर लें, एक ही बात है। उसके बाद मैं कहूँगा नीट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर d की वैल्यू 1 रखने पर 0 ना आया, तो फिर d की वैल्यू 2 रखेंगे, -1 रखेंगे, और उसके बाद -2 रखेंगे, किसी पर भी 0 आना चाहिए। अमूमन d की जो हैं वैल्यूज़, 6 वैल्यूज़ में से किसी एक पर ये 0 हो जाती है पॉलिनोमियल। ऐसे सवाल नहीं दिए जाते जो बहुत बड़े बड़े दूर जाकर 0 हों। मसलन d की वैल्यू +-1 को पहले प्लस रखा 1, फिर -1 रखा, फिर देखा 0 हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो +1 पर तो d की वैल्यू -1 रखें, और फिर 0 देखें। अगर वो भी नहीं हुआ तो d की वैल्यू +2 रखें, और उसके बाद d की वैल्यू +2 रखें, और इस सब में, और फिर आप देखें कि ये जवाब 0 है या नहीं है। अगर नहीं हुआ तो d इज इक्वल टू -2 रखें, फिर देखें कि नहीं, अगर जो आंसर नहीं मिला, यानी कि 0 नहीं हुआ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, यानी कि ये दोनों जो सी है वो इक्वल नहीं हुई, तो फिर आप d की वैल्यू +3 रखें। अगर +3 पर भी 0 नहीं हुआ तो फिर आप इसकी वैल्यू d इज इक्वल टू -3 रखें, और अगर इस पर भी 0 नहीं हुआ तो फिर आप d इज इक्वल टू +4 रखें, देन -4 रखें। अमूमन ऐसा नहीं होता कि हम +-5 +-6 अप टू जो है एक वेरी वेरी लार्ज नंबर पर तक जाएं। अमूमन d इज इक्वल टू +1 +-1 या +-2 या +-3 में से ये चीज़ हमें जो है 0 मिल जाती है। जिसके ऊपर ये 0 मिले, यानी कि d इज इक्वल टू 1, वो यहाँ लिखा जाएगा एक ही दफ़ा जिस पे 0 मिला। ये बाय हिट एंड ट्रायल रूल है। जब हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे होते हैं, d इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू -1, वो नंबर यहाँ लिखा जाएगा और वो प्रोसीजर सारा रिवाइज होगा और यहाँ इसका जवाब 0 आएगा। जब हम यहाँ पे दी ऐसी वैल्यूज़ को ढूंढ लें, चाहे वो +2 हो या -2 हो, जिसकी वजह से यहाँ पर 0 हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, वही नंबर हम यहाँ रखेंगे और फिर इसको सारे प्रोसीजर को करेंगे जैसा हमने अभी पहले सिंथेटिक डिवीजन का प्रोसीजर किया, और इसका जवाब हमेशा 0 होगा। अगर 0 नहीं आता तो इट मीन्स कि या तो आपने यहाँ सब्स्टिट्यूशन करते हुए गलती की है या आप यहाँ गलती कर रहे हैं। ये मल्टीप्लिकेशन के ऊपर, इन मल्टीप्लिकेशंस के ऊपर आप गलती कर रहे हैं, तो लिहाजा या इधर कैलकुलेशन में गलती कर रहे हैं, यहाँ पर 1 4 7 4 0 इसके ऊपर गलती कर रहे हैं।
लिहाजा आपने वो नंबर ढूंढना है। अब हम आते हैं जी दूसरी साइड पर कि सिंथेटिक डिवीजन के प्रोसीजर को बढ़ाते हैं। सिंथेटिक डिवीजन के अंदर हमारे पास ये देखें जी, अब ये आगे इसको हम कोशेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। कोशेंट पॉलिनोमियल यानी इसको हम कोशेंट पॉलिनोमियल का नाम देते हैं इसको, जो ये आंसर आया। अब फिर दोबारा इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, कोशेंट पॉलिनोमियल को आप इस तरह लिखें, ये किस तरीके से आप लिखेंगे जी, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं इसे। हमारे पास है जी 1 डी का स्क्वायर यानी कि डी का क्यूब, डी का क्यूब मेरे पास यहाँ पे ये नहीं है, ये डी क्यूब पढ़ लेना आप। उसके बाद यहाँ पर प्लस 4 डी का स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिखते हैं, किसको अभी बता देंगे, प्लस यानी कोशेंट पॉलिनोमियल को, कोशेंट पॉलिनोमियल को हम ऐसे लिखते हैं। उसके बाद प्लस 7 हमारे पास कहते हैं 7D, डी हमारे पास होगा 7D। और उसके बाद प्लस क्वेश्चन पॉलिनोमियल लिखी गई, प्लस हमारे पास 4 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू हमारे पास 0, इज इक्वल टू 0 हमारे पास लिखा है। अच्छा जी, ये हमारे पास आया जी इज इक्वल टू 0, ये लिखा है। इसको हम कहते हैं कोशेंट पॉलिनोमियल, यानी इसको हम कोशेंट पॉलिनोमियल का नाम देते हैं। कोशेंट पॉलिनोमियल, इसको हम ये नाम देते हैं। तो लिहाजा ये इस तरीके कार से लिखा जाता है जब भी हमारे। अब इसके अंदर हमने करना क्या है, कोशेंट पॉलिनोमियल यानी ये 1 को 1D क्यूब कर दिया, इसको 4 को 4D स्क्वायर कर दिया, 7 को 7D कर दिया, और उसके बाद ये हमारे पास +4 कर दिया हमने, यानी कि +4 हमने यहाँ पर कर दिया, +4। उसके बाद अब इसके अंदर ना ये जो पॉलिनोमियल आपके पास हासिल हुई, यानी ये पॉलिनोमियल जो आपके पास हासिल हुई, अब इसके अंदर फिर दोबारा बाय हिट एंड ट्रायल रूल अप्लाई करें, यहाँ से लेके यहाँ तक इसके अंदर अप्लाई करें। अब डी की कोई भी वैल्यू आप सब्सिट्यूट करें, +1 रखें, -1 रखें, और जिस पे 0 हो जाए मैंने ये वो नंबर यहाँ लिखा जाएगा। ये रफ वर्क के ऊपर आप चेक कर लेना कि जब डी की वैल्यू -1 रखते हैं तो उस सूरत हाल के अंदर आपके पास क्या कहते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड, यानी इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल हो जाएगी, यानी 0 आ जाएगा इस सारे का। यहाँ जब डी की वैल्यू -1, ये हमने रफ वर्क में किया हुआ है, आप भी कर लें कि डी की वैल्यू -1 रखें तो आपके पास ये आंसर जो है 0 = 0 आ जाएगा। वही नंबर हमने यहाँ रख देना। अगर डी = कोई +2 या -2 पे 0 आ जाता है तब वो यहाँ पे लिखेगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसके 3 रूट्स और हैं। डी क्यूब -1 के अलावा भी कोई नंबर और आ सकता है जो यहाँ सब्सिट्यूट किया जाए तो वो लेफ्ट हैंड साइड को 0 कर दे। तो अगर आ सकता है तो आ जाए, कोई पहले कर ले, रेंडमली हिट करना है बस। तो डी = -1 आप करके देख लेना, 0 = 0 आता है। उसके बाद अब हम दोबारा इस सवाल को यहाँ पर करते हैं। अब किस तरीके से करेंगे जी, ये देखें जी, हम यहाँ पर इसके अंदर ये दोबारा हम यहाँ पर करते हैं, इसमें ये नंबर इसको एज इट लिखेंगे हम 1, फिर इस 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे जी, हम इस -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसका आंसर इधर लिख देंगे -1, 1 × -1, और फिर उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे, ये जो हमारे पास है, यानी इसको 4 - 1 और इसका आंसर 3 आ गया। अब इस 3 को
हम मल्टीप्लाई करेंगे जी इसके साथ दोबारा जो यहाँ नंबर लिखा हुआ होगा, यानी कौन सा नंबर, ये -1 को इसके साथ 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसका आंसर जो है वो इधर लिख देंगे -3। 3 मल्टीप्लाई -1 -3, वही दोबारा रिवाइज हो रहे हैं। मैं ज़रा अब इसको तेज़ी के साथ करके हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद फिर ये हम इसे हल करेंगे। 7 - 3 आंसर 4 है। अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे जी? हम दोबारा हम उस नंबर से ये -1 जो ये लिखा हुआ है, यानी इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे हम इस नंबर से, ये जो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे जी? हमारे पास इस 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, और इसका आंसर जो है वो हमारे पास ये आ गया -4। और फिर हम इसको हल करेंगे दोनों को, 4 - 4 0 आ गया, यही हमें चाहिए था रिमाइंडर। तो लिहाजा ये हमारे पास उसी सूरत में ये हमारे पास आ गया। जब तक कि हमारे पास सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल, क्वोशिएंट पॉलिनोमियल हासिल नहीं होती, ये प्रोसीजर हम करते रहेंगे, चाहे वो 100 डिग्री का हमारे पास मौजूद हो। अब हम आते हैं जी इसकी क्वोशिएंट पॉलिनोमियल अब हमारे पास क्या होगी। क्वोशिएंट पॉलिनोमियल अब हमारे पास ये आ गई जी 1 3 4, यानी क्या मतलब 1d² + 3d + 4 = 0। तो लिहाजा हम इसको यहाँ पर इसमें यहाँ पर अब हम इसको मल्टीप्लाई करके ये देखें, ये लिख दिया हमने, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। इसके अंदर यहाँ पर हम लिख चुके हैं, यानी ये d² + 3d + 4, फिर उस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया a1 b3 c4, और फिर हमने इसे हल किया। तो ये हमारे पास -3/2 प्लस माइनस, ये प्लस माइनस है, ओवर राइट हो रहा है +-7 क्योंकि ये +-1 है, तो लिहाजा ये +-1 है, 7√/2 आयोटा। अब इसके जो रूट्स आए वो रूट्स देखें कितने हमारे पास मौजूद हैं। दो रूट्स तो ये हो गए -3/2 +-7√/2 आयोटा। इसके हमारे पास 4 आने चाहिए थे, दो तो ये आ गए और बाकी दो कहाँ हैं, वो हमारे पास क्या कहते हैं, क्योंकि 4 आने चाहिए, डिग्री 4 है कि पॉलिनोमियल को हल करें। बाकी जो दूसरे हैं वो हमारे पास ये हैं, यानी कि जो यहाँ पर नंबर लिखे हुए होते हैं d = 1, इसे हम कहेंगे, ये भी एक रूट है, ये थर्ड हो गया, और एक ये रूट है। जो भी यहाँ पर नंबर आते रहेंगे वो हमारे पास उसके रूट्स होंगे। रूट्स अगर चेक करना चाहें बेशक करके देख लें कि d = 1 जो सा है, वो जैसे ही आप इसके अंदर पुट करेंगे ये जो पॉलिनोमियल हमारे पास है, तो आपका आंसर जो है वो हमारे पास 0 आएगा। यानी कि कौन से d = 1 रखें इस सब में, तो जवाब जो है 0 हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे जो लिखा, और हमें 0 ही चाहिए था, 0 = 0। और जब हम -1 को पुट करेंगे, यानी कि इसके अंदर -1 को पुट करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो तब भी जवाब जो है वो आपके पास 0 आएगा, 0 = 0। इसी तरह एक और बात, जो बाकी ये तो दो रूट्स हो गए, कौन कौन से, 1 और -1। इसी तरह एक और बात, वो क्या बात है जी हमारे पास, वो बात ये है कि जो कॉम्प्लेक्स रूट्स आए हैं, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स रूट्स बाकी आए हैं, मैं व्यू आपको इसको शो करता हूँ आपको, तो वो भी अगर हम इसके अंदर पुट करेंगे ना, इसमें बेशक करके देख लेना, लेकिन करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इन्फॉर्मेशन है कि इस क्वेश्चन के अंदर पुट करेंगे तब भी 0 जवाब आएगा। रूट्स की यही पहचान होती है कि जब भी हम उसको उसकी जिस तरह से रूट्स आए हैं जिस क्वेश्चन से, उसी में पुट कर दें, तो आपके पास आंसर जो है वो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सेटिस्फाई करता है। यानी मैं कहना क्या चाह रहा हूँ जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो कॉम्प्लेक्स रूट्स आए हैं वहाँ वो यहाँ रखें, इसके अंदर रखने नहीं है, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन है। तो जवाब जो है वो आपके पास इक्वल, हमारे पास क्या कहते हैं, इक्वल हमारे पास होगा। इसको देखते हैं जी हमारे पास से आगे कि ये हमारे पास है, इसमें कोशिश करते हैं कि ये व्यू आपके सामने आ जाए। तो ये मैं इसकी बात कर रहा था जी, इसकी, कि ये जो कॉम्प्लेक्स रूट्स आए हैं, जब हम इसको इसके अंदर पुट करते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन के अंदर इसमें, तो आपका जवाब जो है वो 0 आएगा। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल आएंगे, बेशक करके देख लेना, लेकिन रफ वर्क में जब आपके पास टाइम हो, एग्ज़ाम में तो बिल्कुल भी ना करना क्योंकि टाइम ही नहीं होता।
लिहाजा ये 4 रूट्स आ गए जी, 2 ये आ गए और 2 हमारे पास यहाँ पर ये रूट्स आ गए, 1 2 ये 2 ये 4, और पॉलिनोमियल 4 डिग्री की थी, तो लिहाजा ये 4 रूट्स कंप्लीट हो गए। अब ये सबको हम कंबाइन करेंगे, 1 -1 और ये 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स, और ये फिर हमारे पास बन जाएगा इसके अंदर यानी कि मिक्स रूट्स बन जाएगा, क्योंकि मिक्स आ रहे हमारे पास 1 और -1 डिफरेंट रूट्स हैं। ये देखें जी, कंबाइन कर रहे, इसको ये कर दिया जी हमने, ये कंबाइन जन से वो हमारे पास हो गए। अब इनको आपने सॉर्टिंग करनी है, इसको हमने कर दिया डिफरेंट रूट्स, क्योंकि 1 और -1 एक से ज़्यादा मरतबा, 1 एक से ज़्यादा मरतबा रिपीट नहीं हुआ, -1 मोर देन 1 टाइम अब रिपीट नहीं हुआ, लिहाजा ये हमारे पास डिफरेंट रूट्स की कैटेगरी में। और ये जो है -3 ये कॉम्प्लेक्स रूट्स की है, और हमने कहा था मिक्स रूट्स हम उसे कहेंगे जिसमें डिफरेंट रूट्स, इक्वल रूट्स और कॉम्प्लेक्स रूट्स में से कोई से 2 आ जाए, ये सारे ही आ जाए, तो हम इसको इस तरीके से कहते हैं। तो सबसे पहले जी हम यहाँ पे ये करते हैं कि इसके अंदर डिफरेंट रूट्स को जो है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इसमें क्या तरीक़ेकार है जी, हमारे पास इधर आपके पास जो तरीक़ेकार है, इस 1 को हम लिखते हैं, तो ये हमारे पास 1 के साथ x लगाएंगे और इसको e की पावर में लिख देंगे, और साथ एक कांस्टेंट लिख देंगे, e रेज़ टू पावर x 1x और a, फिर हम इसको जो है -1 को लिखते हैं, इसके साथ x लगाएंगे, e रेज़ टू पावर -x हो जाएगा, और साथ एक कांस्टेंट लिखेंगे। उसके बाद फिर हम ये जो है -3/2 रियल नंबर है, इसको हम लिखने का तरीक़ेकार ये होता है कि e रेज़ टू पावर -3/2 x लिखेंगे, और उसके बाद हम यानी -3/2 x लिखा गया, और जो आयटा है यानी कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर आयटा का कोफिशिएंट जो हमारे पास आता है, वो हम यहाँ पर इसके अंदर आयटा का कोफिशिएंट प्लस माइनस को छोड़कर आयटा का कोफिशिएंट ये हमारे पास 7/7√2, इसको हम इसके साथ x लगाएंगे पहले हम, जो हमने तरीक़ेकार पहले सीखा था कॉम्प्लेक्स के लेक्चर में, और उसके बाद ये हमारे पास इधर आ गया जी 7/2x, यहाँ x लिखना था जी, दोनों जगह x मिक्स है। फिर उसके बाद आपके पास क्या कहते हैं, इधर हमारे पास क्या कहते हैं, ये इधर लिखा गया साइन, साइन और कॉज इसके साथ लिखे, साथ कांस्टेंट लिखे a2 b2, और यहाँ x लिखना था x। आप जो है यहाँ पे इसको सही कर लेना, वैसे मैं कर लेता हूँ, थोड़ा सा कोशिश कर लेते हैं। ये x हमारे पास, इसी तरह यहाँ पर x यानी कि a ये x a2 cos 7/2x प्लस b2 sin 7/2x। यहाँ पे हमारा सवाल कंप्लीट हो गया जी, यानी कि ये हमारा आंसर जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गया, और मिक्स रूट्स की एग्जांपल भी हो गई और डिफरेंट रूट्स की एग्जांपल भी हमारे पास हो गई। अब हम इसको नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम आते हैं। ये देखें जी, अब ये रूट्स हैं हमारे पास। एग्जाम्पल 2, ये एक हमारे पास डिफरेंशियल क्वेश्चन है, और इसके अंदर D6 आ रहा है, D6 और D5। इसमें जो पॉलिनोमियल आपके पास है वो हमारे पास 6 डिग्री की है, यानी ये हमारे पास है, और 6 डिग्री की पॉलिनोमियल जो है वो हमारे पास इसके अंदर लिखी हुई है, 6 डिग्री की पॉलिनोमियल, और बाकी मिसिंग भी हैं इसके अंदर, मसलन D5 है, D4 है, D3 नहीं है, और इसी तरह D2 नहीं है, D1 नहीं है, और कांस्टेंट नहीं है। D6 है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो वैसे मैंने पॉइंट आउट किया कि ये हमारे पास ऐसे हैं। उसके बाद फिर हमने इसको इस तरह लिख दिया, यानी ऑक्सिलरी इक्वेशन y को निगलेक्ट करके, यानी इस y को निगलेक्ट करके हमने इसको ऐसे लिख दिया। उसके बाद इनमें से कॉमन लिया, यानी आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर इसमें से कॉमन आ रहा है, किस में से कॉमन आ रहा है, जो अगर कॉमन आ रहा है याद रखना कि सबसे पहले कॉमन ले लिया करें। ये D4 कॉमन आया जी, D4 कॉमन आया, तो अंदर हमारे पास है इसमें, यानी इसमें से आपके पास D4 कॉमन आया,
D4 हमारे पास कॉमन आया जी। तो D4 हमारे पास कॉमन हमारे पास आ गया इसमें। तो बाकी रह गया डी स्केयर प्लस डी प्लस वन, डी स्केयर प्लस डी प्लस वन। D4 को हमने, यानी यहाँ से अगले स्टेप की तो जानिब हम जाते हैं। उसके बाद D4 को 0 रखा और उसके बाद डी स्केयर प्लस वन को हमने जो है वो 0 रख दिया। इसके ऊपर तो हमने ये 0 इज इक्वल टू 0। फिर इसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया और यहाँ हमेशा याद रखना डी लिखना है। उसके बाद फिर हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला जब अप्लाई किया तो हमारे पास जो सूरत हाल आई वो ये थी, यानी कि ये हमारे पास क्या कहते हैं, सूरत हाल जो थी वो हमारे पास कौन सी आई जी, इसके अंदर कॉम्प्लेक्स रूट्स की जो है वो कंडीशंस आई थी हमारे पास। थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं स्टेप्स को। तो ये हमारे पास आ गए जी। इसमें देखें कि कॉम्प्लेक्स, एक तरफ कॉम्प्लेक्स रूट्स आ गए, ये कॉम्प्लेक्स रूट्स हमारे पास आ गए, एक दो दो रूट्स आ गए, 6 करने हैं पूरे, 2 तो ये आ गए प्लस माइनस की वजह से, यानी इस प्लस माइनस की वजह से 2 ये हो गए। उसके बाद ये D4 को आप क्या इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह, ये 4 दफ़ा D लिखा हुआ है, D4 को 4 दफ़ा ऐसे लिखा जा सकता है। फिर उसके बाद यहाँ पर हर D को 0 के इक्विवेलेंट लिखा है। इसकी क्या लॉजिक है कि हर D को जो है वो हमने 0 के इक्विवेलेंट लिखा है। इसकी वजह ये है कि जिस तरह मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ यहाँ पर, कि आपके पास ये ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पर इसमें देख लेते हैं जी, ये हमारे पास है, ये ब्रैकेट हमारे पास बिगिंस और उसके बाद D, आगे हमारे पास माइनस और फिर हमारे पास माइनस, आगे हमारे पास 0, ये हमारे पास क्या कहते हैं, और ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। इसके अंदर हमने ये 4 दफ़ा फैक्टर लिखने, 4 टाइम जंस है वो हम यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि D4 है हमारे पास, D4 हमारे पास है, 2 3 और ये 4 इज इक्वल टू, आगे हमारे पास 0, ये ऐसे लिखा हुआ है। कौन सा चीज़ ऐसे लिखी हुई है हमारे सामने ना, ये जो हमारे पास है, यानी ये चीज़, ये वाली चीज़ जैसे D-0 मल्टीप्लाई D-0 इज इक्वल टू 0, ये ऐसे लिखी हुई है। इस चीज़ को हम जो है वो हमारे पास क्या कहते हैं, इस तरह लिख सकते हैं। फिर उसके बाद फिर हमने इसको ऐसे लिख दिया, इसको, यानी ये चीज़ जो है वो आपके पास ऐसे लिखी हुई है। फिर हमने इसको जो है ऐसे लिख दिया D-0, क्योंकि ये फैक्टर 4 बन गए, 4 फैक्टरों को 0 के इक्विवेलेंट, पहला ये फैक्टर हमारे पास, फिर दूसरा ये फैक्टर, तीसरा ये फैक्टर, चौथा फैक्टर, ये सबको 1 बाई 1 करके 0 के इक्विवेलेंट लिखा और इसका आंसर 4 दफ़ा 0 आ गया। यूँ नहीं करना, एक 0 नहीं लिख सकते आप कि D4 इज इक्वल टू 0 और सिंगल 0, क्योंकि ये 4 डिग्री है। अगर यहाँ 100 डिग्री होती तो 0 को जो है 100 टाइम्स लिखना, ये फिलहाल 0 0 0 0 4 टाइम्स है। इस तरीके से हमारे पास आया जी। अब ये आ गया इक्वल रूट्स सॉर्टिंग की, तो और ये सबको कंबाइन कर लिया इसमें, और ये हमारे पास आ गया कॉम्प्लेक्स रूट। इसमें इक्वल रूट्स का जो लेक्चर है उसमें जो बताया गया है कि अगर 4 टाइम्स अगर करता है कोई नंबर, कोई भी नंबर जी, चाहे 0 हो, -1/2 हो, 3 अंडर रूट हो या 0.2 हो, उसको हम 3, अगर 4 टाइम अगर करता है 4 टाइम, तो 3 डिग्री पोलिनोमियल असेंडिंग ऑर्डर में हम लिख देंगे, और कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लेक्स के साथ लिखेंगे, रियल नंबर को -1/2 को एक्स लिख देंगे और इसके साथ कॉज और साइन लगाएंगे। अब हमारे पास इसको करने के लिए कॉज और साइन कॉम्प्लेक्स रूट्स लिखने के लिए, अब हम जो है इसको लिख कर तरीक़ेकार को डिस्कस करते हैं।
इसका जवाब जो है वो हमारे पास क्या आता है। इनमें से किसी को भी आप पहले लिख लें। फिलहाल मैंने यहाँ पर सबसे पहले जो है इसको लिखा है, इक्वल रूट्स को, और उसकी ये हमारे पास क्या कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर में 4 टाइम था तो 3 डिग्री तक गए हैं। और जो ये 0 नंबर था, यानी ये हमारे पास क्या कहते हैं ये वाला जो रिपीट हो रहा है नंबर 0, ये नंबर रिपीट हो रहा है, इसको हमने e रेज टू पावर 0x लिख दिया और ये कंप्लीट हो गया इसका सोल्यूशन। यानी इसका इक्वल रूट्स का सोल्यूशन जो है वो हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया। अब हम करते हैं इसके अंदर ये इसका कॉम्प्लेक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस 1/2x, वो ये लिखा जी ई रेज टू पावर माइनस 1/2x। और उसके बाद हमने 3√2 के साथ, यानी ये इसको आयटा को छोड़कर और प्लस माइनस को छोड़कर हम यहाँ पर देखने हैं कि आयटा का कोफिशिएंट क्या है। कभी ये 1 होता है, 0 नहीं हो सकता। 0 होगा तो वो हमारे पास रियल नंबर में काउंट हो जाएगा, क्योंकि 0 आयटा नहीं लिखना। तो ये नंबर है जी हमारे पास, इस नंबर के साथ हमने कॉस लगाना है और उसके बाद क्या कहते हैं हमने यहाँ पर साइन लगाना है। यहाँ पे कॉस 3√2x, यहाँ x नहीं लिखा, आप लिख लेना। और इसी तरह साइन 3√2x, यहाँ भी x नहीं लिखा, वो आपने लिख लेना है, या मैं आपके साथ लिख ही देते हैं। तो यहाँ पर ये आपके साथ x और यहाँ पे भी x आएगा, ये x, ये हमारा सवाल यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट जो है एक और एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। ये देखें जी, ये हमारे पास है इसके अंदर D6 और उसके बाद हमारे पास D5 और D4। ये मैंने अपनी तरफ से एक सवाल जो है वो एडजस्ट किया था और ये इसको हल करना है। अब इसमें ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आ गई, वो ये आ गई ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसमें से सब में से कॉमन क्या निकला, D निकला। उसके बाद ये D इज इक्वल टू 0 हमारे पास आ गया, और बाकी जो सा था ये बाकी फैक्टर D5 प्लस D4 प्लस D3 प्लस D² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये तो एक रूट आ ही गया। D इज इक्वल टू 0 जो सा था वो एक रूट हमारे पास आ गया। अब इसके बाकी रह गए, क्योंकि ये 6 डिग्री है तो 5 रूट्स रह गए। तो ये D5 प्लस D4 प्लस D3 प्लस D प्लस 1, सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई की, D5 का कोफिशिएंट 1 आ गया, D4 का कोफिशिएंट 1 आ गया, और D³ का कोफिशिएंट 1 आ गया, D² का कोफिशिएंट 1, D का कोफिशिएंट 1, और ये 1 हमारे पास। अब हम सिंथेटिक डिवीजन जो है वो अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास सूरत हाल क्या है। ये हम रिवाइज नहीं करेंगे, बड़ी तेज़ी के साथ हम यहाँ पे काम कर लेंगे। इसके अंदर ये है कि आपने बाय हिट एंड ट्रायल रूल कोई सा नंबर सबसे पहले इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करें। इसमें मैंने यहाँ पे d इज इक्वल टू -1 रखा, तो जब ये यहाँ पे रखेंगे d की वैल्यू -1, तो ये -1 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो गए। फिर उसके बाद -1 आ जाएगा, +1 हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, d की वैल्यू -1 रखने पर, फिर -1 0। अब -1 को इसको एज इट लिखते हैं 1, और -1 के साथ सिंथेटिक डिवीजन करके हमने रिड्यूस कोशन पॉलिनोमियल निकाली। फिर इस नंबर को 1 को इस -1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर -1 आया। इन दोनों को हल किया, आंसर 0 आ गया। -1 को फिर 0 से मल्टीप्लाई किया, ये 0 आ गया, और फिर इन दोनों को हल किया तो जवाब 1 आ गया। फिर 1 को इस -1 से मल्टीप्लाई किया, इस 1 को, और आंसर -1 आया। दोनों को हल किया, जवाब 0 आ गया। फिर उसके बाद -1 को हमने जन से 0 से मल्टीप्लाई किया, आंसर 0 आ गया। इन दोनों को हल किया तो जवाब 1 आ गया। फिर -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया और -1 आ गया। ये रिवाइज मैं कर चुका, लिहाजा मैं दोबारा रिवाइज नहीं करूँगा। पिछले क्वेश्चंस के अंदर ये 0 आ गया, यही चाहिए था हमें, रिमाइंडर 0, ये रिमाइंडर 0। अब इसकी क्वेश्चन पॉलिनोमियल लिखें जी। यहाँ पर d इज इक्वल टू -1 इसका एक रूट है, वो पहले ही लिख दिया हमने। उससे पहले जन सा ये बाद में भी लिख सकते थे, d इज इक्वल टू -1 इज रूट, रूट ही है क्योंकि वो इसको सेटिस्फाई करता है। इसको इसके अंदर रख के देख लें, जवाब जौन सा है वो हमारे पास होगा। इसको अब चूंकि ये D5 था तो हमारे पास सिंथेटिक डिवीजन कहती है D4 लिखें, तो 1 D4 0 D³ वो नहीं लिखा हमने इसके अंदर,
और फिर प्लस 1d² वो लिख दिया। फिर उसके बाद प्लस 0d, वो हमने नहीं लिखा, आप लिखना चाहें तो लिख दें, एक स्टेप का इजाफा ही होगा। +1 इज इक्वल टू 0, लिहाजा d4 प्लस d² प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हमारे पास इसका आंसर आया। अब ये सवाल ना हमने पहले रिवाइज किया हुआ है, यहाँ पर आप पिछले लेक्चर में देखना जिसमें कॉम्प्लेक्स रूट था वो वहाँ पर हमने इसे किया है, लिहाजा फिर भी दोबारा से तेज़ी से हम रिवाइज करके आगे बढ़ते हैं। इसको हम d4 प्लस d² को इस तरह भी लिख सकते हैं, ये प्लस d² माइनस d² का इसमें ऐड किया। करना है किस तरह है, ये हमने मेथड जो से है 8th क्लास या 9th 10th में पढ़ा था, d4 डिग्री को कैसे हल करते हैं। तो हम यहाँ कंप्लीटिंग स्केयर बनाते हैं एक्चुअल। तो ये d4 प्लस d² प्लस 1, ये d² और ये d², पहले हमने प्लस d² और माइनस d² किया, फिर उसके बाद प्लस d² और प्लस d², 2d² आ गया, प्लस 1 आ गया, और ये माइनस d² वैसे ही आ गया। यहाँ से लेके यहाँ तक d4 प्लस 2d² प्लस 1 ये होल स्केयर बन गया, d² प्लस 1 का होल स्केयर। आप चेक कर लें बेशक, ये इसका आंसर जो है वो हमारे पास ये बन गया होल स्केयर, इसका होल स्केयर हमारे पास, और ये इसका होल स्केयर है, और ये भी एक होल स्केयर है, और ये भी एक होल स्केयर है। दो स्केयर्स के दरमियान में अगर आपके पास माइनस आ जाए तो हम इसका फार्मूला अप्लाई करते हैं, और ये हमारे पास प्लस माइनस के तहत a प्लस बी माइनस आपके पास इस तरीके से लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हमारे पास आ गया। और फिर उसके बाद ये लिखा गया, दो फैक्टर बन गए हमारे पास, इसको तरतीब में लिख लिया, और एक फैक्टर ये हमारे पास आ गया, और एक फैक्टर ये हमारे पास आ गया। अब इन दोनों को हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दिया, क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, और इसको आगे की तरफ हम पढ़ते हैं। देखिए जी, जब हमने इससे पे क्वाड्रेटिक फार्मूले अप्लाई किए तो हमारे पास जो रूट्स आए हैं वो हमारे पास ये आए, यानी कौन से रूट्स आए जी, एक ये आ गया, ये भी कॉम्प्लेक्स आया है, और ये भी कॉम्प्लेक्स आया है। ये प्लस माइनस की वजह से दो हैं, और ये भी प्लस माइनस की वजह से दो हैं, और डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है जी हमारे पास, डिफरेंट इसलिए हैं कि ये हमारे पास क्या कहते हैं, ये -1/2 है, और ये +1/2 है, ये +1/2 है, ये डिफरेंट है। इन सब को हमने इकट्ठा कर लिया जो ऊपर लिखे थे, एक तो d0 आया था हमारे पास जवाब, फिर d-1 आया, ये सारे हमने जो है यहाँ से इकट्ठे कर लिए हमारे पास जो जो हमने यहाँ पर काम किया था। एक देखिए ना, ये हमारे पास है, एक रूट ये था d इज इक्वल टू 0, फिर दूसरा रूट था d इज इक्वल टू -1, दो हो गए, और फिर उसके बाद बाकी चार कॉम्प्लेक्स आए और डिफरेंट आए, ये चार हमारे पास आए, यानी इसके अंदर ये हमारे पास दो ये 4 हो गए, और दो ये 6 हो गए, और इन सबको हमने यहाँ पर इकट्ठा कर लिया इसमें। अब इसके अंदर ये है कि अब हमने सॉर्टिंग कर देनी है कि कॉम्प्लेक्स कितने हैं, और हमारे पास क्या कहते हैं इक्वल कितने हैं और डिफरेंट कितने। इसमें इक्वल नहीं है, कोई नंबर जो सा है वो रिपीट नहीं हो रहा, यानी ये 0 है, ये डिफरेंट है, कोई इसको एक से ज़्यादा मरतबा रिपीट भी नहीं हुआ, आयोटा भी नहीं, लिहाजा ये डिफरेंट होगा। और ये -1 आपके पास डिफरेंट है, क्योंकि ये -1 मोर देन 1 टाइम अकर नहीं कर रहा, लिहाजा ये भी हमारे पास क्या कहते हैं आपके पास डिफरेंट में कैटेगरी में आएगा, कॉम्प्लेक्स भी नहीं है। उसके बाद इन दोनों को जब हमने हल किया तो 0 का हमारे पास आ गया जी, इसके अंदर 0 का ae⁻0x, यानी ये हमारे पास हो गया -1 का, जिसका हमने डिफरेंट रूट्स को लिखने का तरीक़ेकार सीखा था कि इसके साथ x लगाएंगे e⁻−1x हो जाएगा। इसको हमने जो है इस तरह ये -1/2 x हो गया, और साथ 3√2x sin 3√2x, ये कॉम्प्लेक्स का हमारे पास आया a3 और b1, या कोई भी कांस्टेंट लिख दें, ये मैंने कहा ना इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ b1 लिखा गया। उसके बाद फिर हमने इसको हल किया, ये हल किया हमने इसको, ये वाला कॉम्प्लेक्स, इसके अंदर 1/2 x आया, और यहाँ पे 3√2x हमारे पास, और प्लस b sin 3√2x,
ये 6 रूट्स हमने यहाँ पर जिनसे उनके सोल्यूशन लिख दिया। ये लिहाजा ये हमारे पास क्या कहते हैं, इसका आंसर है। इसका आंसर हमारे पास ये आया जी, जनरल सोल्यूशन। इसे जनरल सोल्यूशन भी कहते हैं, यहाँ कम्प्लीमेंट्री लिख रहा हूँ मैं इधर, ये फिलहाल इसको, ये यानी कि वाई सी कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन भी कहते हैं, लेकिन मैं इसे जनरल सोल्यूशन ही कहूँगा। सी से मुराद होता है कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन। आप वाई लिखें, सिंपल वाई, लिहाजा ये हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम देखें जी, ये इसके साथ ही हमारा जो लेक्चर है वो अब जो है यहाँ पर ख़त्म होता है। इस लेक्चर्स का इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बाकी डिस्कस करेंगे। लेकिन ये 4 लेक्चर हमारे पास, आप यूँ समझें कि आप एक बड़ी इमारत कायम कर लेंगे अगर ये आपको 4 लेक्चर आ गए, क्योंकि सारी जो है इसी की रिवीजन होगी। इनकी ये, इसके बगैर तो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल क्वेश्चन कोई भी मैं हल नहीं कर सकूंगा। लिहाजा इसके अंदर बड़ी मेहनत की ज़रूरत है पहले 4 लेक्चर्स के अंदर। तो एक इंशाल्लाह असाइनमेंट भी आपको देंगे, आप उसको जो है वो कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।